शहाबुद्दीन और दहशत का नाम है, शहाबुद्दीन आतंक का नाम है, शहाबुद्दीन अपराध का नाम है। लोग खौफ में जीते थे। 4 बजे के अंदर रोड सुनसान हो जाती थी। जज्बे शहादत का क्या पूछिए, जब हमने हाथों पे सर ले लिया, जब हमने हाथों पे सर ले लिया, कत्ल होने से कब तक डरेंगे, कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। नहीं, हमारे अगेंस्ट कहाँ कोई रहा। ये परेशान उसको किया जाता है जो परेशान होता हो। हम तो परेशान किसी चीज से होते ही नहीं, तो फिर हमारे अगेंस्ट कहाँ कोई रहा। जो हमारे अगेंस्ट होता है वो अपने आप अगेंस्ट करता है, खुद के अगेंस्ट करता है। बिहार का वो बाहुबली जिसके एक इशारे से मौत पानी मांगती थी। बिहार का वो डॉन जो कभी खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। सिवान का वो गैंगस्टर जिसकी इजाजत के बिना सिवान का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। वो सिवान में साहेब के नाम से दहशत का सिक्का चलाता था। उसका आदेश ही कानून था। नब्बे का दशक बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए भी डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं वहां आम थी और बिहार की इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत का एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था। वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। आज कहानी उसकी जिसे लोग कहते थे खौफ का दूसरा नाम और सिवान का सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन। 90 के दशक में बिहार की राजनीति और अपराध के गठजोड़ ने एक ऐसा चेहरा सामने लाया जो न सिर्फ विधायक और सांसद बना बल्कि सिवान का स्वयंभू मालिक भी बन बैठा था। कहा जाता है कि उस दौर में सिवान में एक पत्ता भी हिलता था तो उसकी इजाजत से व्यापारी रंगदारी देते, पुलिस सिर झुकाती और सियासत उसके कंधों पर सवार रहती। गैंग वॉर, अपहरण, हत्या सब कुछ उसकी निगरानी में चलता। सिवान जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती है। सिवान पूरी देश के नक्शा में गर्व से कहा जाता है कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती के रहने वाले हैं। महाभारत कालीन में यह द्रोणाचार्य की धरती है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य की धरती, ज्ञान की भूमि है सिवान। और वह सिवान 1990 में एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीतते हैं जीरादेई से और लालू यादव का संरक्षण प्राप्त होता है और अपराध की दुनिया में वह बेचा बादशाह बनने के लिए सिवान के अंदर अनगिनत गोलियों को चलाते हैं, बूथ को लूटता है वो आदमी। उसका नाम है शहाबुद्दीन। सिवान के गौशाला रोड पर चंदा बाबू का परिवार कभी सुख और समृद्धि का प्रतीक था। चंदा बाबू एक कारोबारी थे जिनके पास 2 दुकानें थी। एक पर उनका बेटा सतीश बैठता था तो दूसरे पर गिरीश। उनका तीसरा बेटा राजीव और सबसे छोटा बेटा नीतीश परिवार के साथ रहते थे। साल 2004 की बात है, अगस्त का महीना था। एक शाम शहाबुद्दीन के गुंडों ने चंदा बाबू की दुकान पर धावा बोल दिया। वजह थी 2.5 लाख रुपए की रंगदारी। वो बेटों को तो जो उस समय मारा गया जिस समय हमें मकान ही बना, मकान बना उस वक्त जो है सांसद शहाबुद्दीन के द्वारा अपने अमला जमला को भेज करके 2 लाख रुपए का डिमांड किया गया। उस समय हम जेल पर उनसे मिलने गए थे। उस वक्त जो है मंत्री एजाजुल हक और मंत्री और बिहारी चौधरी भी वहाँ मौजूद थे। हमने उनसे कहा कि हजूर हमसे ऐसी ऐसी बात है। लोग कहें, उन्होंने नाम पूछा, हमने नाम बतलाया। उस वक्त उन्होंने कहा कि हमको इससे मतलब नहीं है, तुम जाओ यहाँ से हटो। हम आने के बाद जो है उन लोगों से किसी ने कहा कि भाई उन लोग पैसा वैसा दियो ना।
वो लोग 20 पढ़ता कि तू लोग 20 पढ़ता, जा किसी ने भड़का दिया। ये लोग जो है पूछे उनसे तो जो है पता लगा रहे थे कि किशोर जी नहीं रहते हैं। हम जो है रविवार को चले गए पटना। रविवार 15 अगस्त था। 16 अगस्त को पटना में अपने भाई हमारे जीएम थे, उनके यहाँ हम रुक गए। 16 अगस्त 2004 चंदा बाबू की मंत्री से शिकायत के बाद शहाबुद्दीन भड़क उठा। उसने फिर अपने गुंडों को रंगदारी के लिए भेज दिया। उस सुबह उनकी दुकान पर डालडा का माल उतर रहा था। गल्ले में 2.5 लाख रुपए रखे थे। उस बीच हमारे यहाँ फोन से वो लड़कवा से मांग कर दिए आगे जो है हमारा आदमी गया है 2 लाख रुपया दे देना। लड़के ने जो है वो लोग जब आए तो कहा कि भाई 2 लाख रुपया के पास हम नहीं दे सकते। हमने कहा लगा बा कहाँ, हमने कहा तभी घर में अबे न कहीं से घर में गृह प्रवेश हमने का ना भइल ई कहाँ से हमने कहे बस करम सन देम सन रोवल के खाए पिए के होके तो 10-20 हज़ार रुपया कहीं लोग हमने का दे देव सर। एक बच्चे बड़े वाले राजीव जो है वो राजीव को लोग लात से जूता से फट्ठा से माने मार रहे थे। इसमें लोग कोई पिस्टल भी आया था, कोई रिवाल्वर भी आया था। ये बात जो है किसी ने जाके नीचे हमारी दुकान थी, उस दुकान पर जा कर के किसी ने जो है हमारे छोटे लड़के से कहा, छोटा लड़का का उम्र उस समय 22 वर्ष था, उससे कहा कि देखा देखा तारा भाई के मार के मुआवले से। तो वो थाना पर फ़ोन करने लगा। जब थाना पर फ़ोन करने लगा तो शहाबुद्दीन का एक चचेरा भाई है टूना, वो जो है अंदर घुसा के कौन कहाँ करता रह था थाना पर। तभी चंदा बाबू के छोटे बेटे ने शहाबुद्दीन के गुर्गों पर तेजाब फेंक दिया और वहां से भाग निकला। इसके बाद तो गुंडों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। चंदा बाबू के तीनों बेटों को पकड़कर शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर के एक बगीचे में लाया गया, जहां शहाबुद्दीन खुद मौजूद था। शहाबुद्दीन ने हुक्म दिया दोनों भाइयों को पेड़ से बांधकर तेजाब से नहला दिया जाए। तीसरे बेटे राजीव के हाथ पैर बांध दिए गए थे। दोनों को प्रतापपुर लेकर के चले गए। 8 बजे रात को शहाबुद्दीन गया। उस रोज जो है 7 बजे 7:30 बजे एक लड़का ये भी जो है इसी पर मोड़ पर पकड़ा गया। तो इसको ले जाकर लोग बगल में रखा, उसको जो है बगल में रखे। ये सब देख रहा है। इसके 2 भाइयों में जिसने तेजाब फेंका था उसको, एक नहीं फेंका था उसको, दोनों को तेजाब से नहलवाए। 8 बजे रात में गए, जिस अपनी गाड़ी से गए और उस वक्त उस बच्चों को तेजाब से नहलवाया गया। नहलवाने के बाद उनको टुकड़ों में काटा गया। पहले मारा गया, फिर टुकड़ों में काटा गया और काट के बोरे में कसा गया, नमक डाल करके अल्लाह को कहीं दफना दिया गया। राजीव की जान बच गई थी। वो शहाबुद्दीन के डर से भागकर उत्तर प्रदेश पहुंच गया। चंदा बाबू की पत्नी कलावती ने अपने तीनों बेटों की गुमशुदगी का सिवान थाने में मामला दर्ज करवाया। लेकिन पुलिस जो खुद शहाबुद्दीन के डर से थर-थर कांपती थी, वो भला चंदा बाबू और उनकी पत्नी की क्या मदद करती। चंदा बाबू ने सीएम से लेकर आईजी तक गुहार लगाई और जब सिवान के थाने में पहुंचे, उल्टे उन्हें ही सिवान छोड़ने की नसीहत दे दी गई। हम जब सिवान आए तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे साथ एसपी साहब के पास जो है वो चिट्ठी लेकर के चल सके। सीएम की चिट्ठी थी, आईजी की चिट्ठी थी, डीआईजी की चिट्ठी थी, मैंने आईजी, डीआईजी, डीजीपी की चिट्ठी थी। चारों चिट्ठी लेके हमको भेजा गया सिवान। सिवान आने के बाद एक सिंगल आदमी हमको नहीं मिला कि हाँ हम साथ चलते हैं। अंत में हम अकेले मिले। अकेले मिलने के बाद एसपी साहब यहाँ थे और रजक साहब दरोगा थे। उन्होंने कहा कि देखिए सिवान आपके लिए रहा नहीं, आप सिवान छोड़ दीजिए। साल था 2005। बिहार की सत्ता बदल चुकी थी। प्रदेश की कमान नीतीश कुमार के हाथ में आई। इसके बाद शहाबुद्दीन पर एक्शन शुरू हुआ। उधर चंदा बाबू सिवान में डटे थे, शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ रहे थे। शहाबुद्दीन के हाथों बच निकले। राजीव की साल 2014 में शादी हो गई। राजीव जो तेजाब कांड का एकमात्र गवाह था, शहाबुद्दीन उसके पीछे पड़ा था। 19 जून 2014 को कोर्ट में गवाही थी। शादी के अभी 18 दिन ही बीते थे कि सिवान के डीएवी मोड़ पर अचानक हमलावरों ने राजीव पर गोलियां बरसा दी।
जिससे मौके पर ही राजीव की मौत हो गई। चंदा बाबू जो सिर्फ 2 बेटों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके हिस्से में तीसरे बेटे को भी इंसाफ दिलाने का जिम्मा आ गया। आखिरकार चंदा बाबू को कामयाबी मिली और शहाबुद्दीन जेल पहुंच गया। हालांकि 2 साल बाद ही वो जमानत पर बाहर आ गया। जेल भेजना, जेल में रखना कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट ने भेजा था, कोर्ट ने रिलीज किया। नाउ आई एम फ्री मैन। बैकडोर पॉलिटिक्स ने किया ही नहीं है कभी। चंदा बाबू शहाबुद्दीन की रिहाई से टूट से गए और साल 2020 में इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते उनका निधन हो गया। वह सिवान के अंदर, याद कीजिए, एक मुन्ना चौधरी नौजवान को जिंदे चिमनी में झोंक देता है। एक व्यक्ति को अगर हम उसकी कल्पना करेंगे, देखेंगे 2005 से पहले का सिवान और बिहार, एक व्यक्ति मुन्ना चौधरी को सीधे चिमनी में झोंक दिया जाता है। वो जिंदा व्यक्ति, उस चिमनी में उसकी आत्मा कैसे भटकती होगी, कैसी कराहती होगी। सिवान का वो नौजवान जो जेल में पता रहता है, कामरेड चंद्रशेखर, उसके दिन दहाड़े गोलियों से उसके बौछार कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। सिवान में व्यवसायी चंदा बाबू के बेटों को, 2 बेटों को तेजाब से नहलवा दिया जाता है। सिवान के व्यवसायी ओंकार मरसरिया की हत्या कर दी जाती है। हमारे यहाँ बरहड़िया में जनता दल एनडीए के कार्यालय देने के लिए कार्यालय खुलवा देते हैं 2004 के चुनाव में, तो वकील पटेल की हत्या कर दी जाती है। 10 मई 1967 को प्रतापपुर के शेख हसीबुल्ला के घर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। पढ़ाई में होनहार था, लेकिन हथियार उसे काफी पसंद थे। कम उम्र में ही दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे अपराध करने लगा। जब शहाबुद्दीन 19 साल का हुआ, तब उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज किया गया। साल 1989 में शहाबुद्दीन का पहली बार सुपारी किलिंग में नाम आया। तब शहाबुद्दीन की उम्र हो चली थी 21 साल। तभी शहाबुद्दीन ने अपने शूटर भेजकर जमशेदपुर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, जमशेदपुर के डॉन आनंद राव और जनार्दन चौबे की हत्या करवा दी। पुलिस शहाबुद्दीन के पीछे पड़ी, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गया। साल 1990 में शहाबुद्दीन ने थाने में सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसके अंदर चुनावी कीड़ा कुलबुलाने लगा था। फिर जेल से ही उसने विधायकी के चुनाव के लिए निर्दलीय नामांकन कर दिया। तब उसकी उम्र 23 साल थी। जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन चुनाव जीत गया था। विधायक बनते ही शहाबुद्दीन को तत्कालीन सीएम लालू यादव की शह मिलने लगी। फिर तो सिवान के एसपी, डीएसपी, डीएम शहाबुद्दीन के कदमों में झुकने लगे। जेल से छूटकर आने के बाद प्रतापपुर में अदालत सजाने लगा, जहां हर दिन ऑन द स्पॉट फैसला सुनाने लगा। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम का एक वक्त पर बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उनसे खौफ खाते थे। कहते हैं कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान जिले में तो पत्ता तक नहीं हिल सकता था। बिहार में चाहे जिसकी चल रही हो 90 से 2005 तक, लेकिन सिवान में सरकार शहाबुद्दीन की चलती थी। सिवान में जो शहाबुद्दीन चाहते थे वही होता था, जो वो कहते थे वही होता था, जो वो करते थे सरकार उसका समर्थन करती थी, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना। 1996 में शहाबुद्दीन लोकसभा चुनाव में उतर गया। अब वो सिवान का सुल्तान बन गया था। सिवान में दूसरी पार्टी का झंडा लहराना या नारा लगाना तो दूर, दूसरी पार्टी को वोट देने की बात तक नहीं कह सकते थे। माहौल ऐसा था, या तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहिए वरना कुछ मत कहिए। तब केवल लेफ्ट पार्टियों के लोग ही शहाबुद्दीन से सीधी टक्कर ले रहे थे। उस समय का एक दौर था कि हम लोग कहा करते थे कि जब हवाएं भी सिवान में बहती थी तो किसी से पूछ के बहती थी। हवा भी स्वतंत्र नहीं था कि अपने मन मर्जी से बहे। तो इससे आप कयास लगा सकते हैं कि सिवान एक दौर था जो हम लोगों के, यानी बस एक आरजेडी का झंडा छोड़ के दूसरे किसी दल का झंडा सिवान में नहीं लगता था। और जो एक कार्यकर्ता या कोई आम जनता भी अगर झंडा लगा देती थी अपने छत पे, तो दूसरे दिन नहीं, 1 घंटे के अंदर में उनकी हत्या हो जाती थी। क्योंकि उस समय जो सरकारें थी, जो बिहार में सरकार थी, और मैं ये कहूँगा कि जो पूरे भारत में, ये सिर्फ 80 और 90 की दशक की बात नहीं है, ये अपराध का खौफ
मैं समझता हूं कि 47 से जब हमारा देश आज़ाद हुआ और पहली बार लोकतंत्र की स्थापना हुई, जब 1951 में आम लोकसभा के आम जब चुनाव हुए, उसके बाद से ही वो काला अध्याय था। तारीख थी 3 मई और साल था 1996। 5 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने थे। शहाबुद्दीन लाव लश्कर और हथियारों के साथ सिवान की सड़कों पर मार्च कर रहा था। तब सिवान के एसपी थे एसके सिंघल। जब लाव लश्कर को देख एसपी सिंघल गाड़ी से उतरे, तभी उन पर AK-47 से गोलियां बरसने लगी। एसपी सिंघल भागने लगे, एसपी साहब आगे आगे और शहाबुद्दीन पीछे पीछे। एसपी साहब के सुरक्षा गार्ड चुप्पी साध कर देखते रहे। एसपी सिंघल कलेक्टर के पास पहुंचे और सारा वाकया सुनाया। दोनों ने शहाबुद्दीन के खिलाफ एक्शन का मन बना लिया, लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव के दखल के बाद शहाबुद्दीन बच निकला। एक बार की घटना, जब शहाबुद्दीन के यहाँ 3-4 घंटे तक पुलिस से जनमत मुठभेड़ हुआ और उसके बाद बिहार की सरकार सिवान में आती है और आने के बाद CID कंट्रोल की घोषणा करती है। उन पर सभी केस CID को भेज दिए जाते हैं और पुलिस प्रशासन को निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस तरह की सरकार बिहार में चल रही थी और उनकी सरकार सिवान में चल रही थी। साल था 1997। बिहार में एक बार फिर चुनाव का वक्त आया। तब CPI-ML शहाबुद्दीन को टक्कर दे रही थी। JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर भी चुनाव प्रचार के लिए सिवान पहुंचे थे। वो शहाबुद्दीन के खिलाफ सड़कों पर आग उगल रहे थे। शहाबुद्दीन उन दिनों जेल में था। उसने जेल के अंदर से ही चंद्रशेखर को ठिकाने लगाने का हुक्म दे दिया। 31 मार्च की दोपहर करीब 3 बजे कुछ लोगों ने सिवान के JP चौक के पास लाल झंडा लगा एक टेम्पो रोका। अंदर चंद्रशेखर हाथ में माइक लेकर बैठे थे। हथियारबंद गुर्गों ने उसे इतनी गोलियां मारी कि टेम्पो से बाहर सड़क पर खून बिखर गया। ये सिवान 2 नरसंहार का गवाह रहा है और 18,373 राजनीतिक हत्याएं हुई जो बिहार में, उसमें से 600 राजनीतिक हत्याएं इस सिवान में हुई थी। सिवान में वैसे हमारे कार्यकर्ता, वैसे NDA ही नहीं, आम लोगों की जो दूसरे दल का झंडा ढोने के लिए तैयार हुए या दूसरे दल की बात या दूसरे नेता की बात करते थे, उनकी हत्या हो जाती थी और 1 घंटे के अंदर में हत्या हो जाती थी। चंद्रशेखर की हत्या के बाद शहाबुद्दीन को दोषी पाया गया और उसे फिर जेल जाना पड़ा। साल 2001 में शहाबुद्दीन की जुर्रत बढ़ने लगी थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक DSP को ही थप्पड़ मार दी, जिसके बाद पुलिस का गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। फिर क्या था, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों ने प्रतापपुर में शहाबुद्दीन के बंगले को घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हुई, जिनमें 3 पुलिस वाले और 8 गुर्गे मारे गए। तब शहाबुद्दीन बुर्का पहनकर गन्ने की खेत से फरार हो गया। पुलिस ने उसके घर से पाकिस्तान में बनी AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और सैकड़ों गोलियां बरामद की। 2004 के चुनाव हुए। शहाबुद्दीन पर 500 से अधिक बूथ लूटने के आरोप लगे। उस सीट पर एक बार फिर से चुनाव करवाया गया। JDU के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरी बार भी जीत शहाबुद्दीन की ही हो गई। चुनाव जीतने के बाद तो वहां पर शहाबुद्दीन का कहर बरपा कि कई JDU कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी हो गईं। चुनाव में तो शहाबुद्दीन जीत चुके, लेकिन यहां से उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी थी। तेजाब कांड में सजा काट रहे शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। साल 2021 में उसे कोरोना हुआ। जेल प्रशासन ने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उसे दाखिल कराया, जहां शहाबुद्दीन की मौत हो गई। बिहार का यह खतरनाक बाहुबली, जो किसी से न हारने का दम भरता था, वो समय के सामने हार चुका था। माना जाता है कि बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बड़ा कोई डॉन हुआ ही नहीं। सिवान में कुछ लोगों के लिए तो शहाबुद्दीन मसीहा भी था। आज के बाहुबली के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई बाहुबली के कहानी के साथ। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।